नमस्कार, स्वागत है आपका डीटी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ बुलेटिन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का आरक्षण न ही खत्म होने और न ही उसे धर्म के आधार पर बांट दिए जाने की दी गारंटी। राजस्थान के टोंक और जांजगीर चांपा में कहा, कांग्रेस लोगों की संपत्ति छीनकर खास लोगों को बांटने की कर रही है गहरी साजिश। प्रधानमंत्री के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने भी प्रचार में झोंकी ताकत। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में अमित शाह ने किया प्रचार। कहा, राज्य में 30 सीटें मिलने पर कटमनी का भाजपा कर देगी समाप्त। राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी विभिन्न जगहों पर किया प्रचार। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने झारखंड की खूंटी लोकसभा तो पश्चिम बंगाल के आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा ने नामांकन किया दाखिल। विपक्ष के नेताओं ने जनसभाओं के जरिए मांगा वोट। मायावती ने मेरठ में बसपा प्रत्याशी को जिताने के लिए कहा। तिरुवनंतपुरम में सचिन पायलट ने कहा, भाजपा के बयान बताते हैं कि पार्टी बैकफुट पर है। दिल्ली में कथित शराब घोटाले से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता को नहीं मिली राहत। राउज एवेन्यू अदालत ने न्यायिक हिरासत 7 मई तक के लिए बढ़ाई। 24 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता सर्बिया के नोवाक जोकोविच का लॉरियंस स्पोर्ट्स अवार्ड में चला जादू। 5वीं बार जीता स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का खिताब। वहीं स्पेन की महिला फुटबॉल टीम की प्लेयर आइताना बॉनमाटी ने जीता स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब। और अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं 24 की चुनौती की। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा में प्रधानमंत्री ने जनसभा की। मंच पर प्रसिद्ध रामनामी नजर आए। ये समुदाय मुख्य तौर पर छत्तीसगढ़ में है और ये लोग राम की पूजा करते हैं। खास बात यह है कि इनके शरीर पर राम नाम गुदा रहता है। इनके वस्त्रों पर भी राम नाम छुपा हुआ होता है। अयोध्या में बने नए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में कांग्रेस के नहीं शामिल होने पर प्रधानमंत्री ने वार किए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। मंच पर मेरे साथ पूज्य आचार्य मेहतर राम जी रामनामी और माता सेतबाई रामनामी भी रूबरू हमें आशीर्वाद देने आए हैं। और मेरे लिए तो खुशी है कि 22 जनवरी को अयोध्या में आकर के भी मुझे आशीर्वाद दिया था। वहीं कांग्रेस द्वारा देश को बांटने के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने बताया कि गोवा कांग्रेस का एक उम्मीदवार गोवा में भारतीय संविधान नहीं लागू होने की बात खुलेआम करते हैं। कांग्रेस ने अब एक और बड़ा खेल शुरू कर दिया है। पहले कर्नाटका से कांग्रेस के सांसद ने कहा कि दक्षिण भारत को अलग देश घोषित कर देंगे। अब कांग्रेस के गोवा के उम्मीदवार कह रहे हैं कि गोवा पर भारत का संविधान लागू नहीं होता। वो साफ साफ कह रहे हैं कि गोवा पर देश का संविधान थोपा गया और उन्होंने ये बातें कांग्रेस के साहबजादे को बताई है। ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये बाबा साहब आंबेडकर का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान का अपमान है कि नहीं है? ये भारत के संविधान के साथ छेड़छाड़ है कि नहीं है? कांग्रेस का उम्मीदवार कह रहा है कि गोवा में संविधान नहीं चलेगा। ये जम्मू कश्मीर के लोग भी कहा करते थे,
आपने मोदी को आशीर्वाद दिया, आज उनकी बोलती बंद हो गई और देश का संविधान वहां चल रहा है। बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जो जम्मू कश्मीर में नहीं चलता था, वो भी लागू हो गया। रैली के दौरान प्रधानमंत्री का ध्यान एक बच्ची पर गया जो एक फोटो लेकर खड़ी थी। प्रधानमंत्री ने वादा किया कि वो चिट्ठी लिखकर बच्ची को धन्यवाद देंगे। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान टोंक सवाई माधोपुर संसदीय क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री कांग्रेस पर सीधा हमला उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि जब से कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का पर्दाफाश किया गया है, कांग्रेस को मिर्ची लग गई है। अभी परसों जब मैं राजस्थान आया था तो मेरा एक 1.5 मिनट का भाषण, 90 सेकंड का भाषण, और मैंने कुछ सत्य देश के सामने रखा और पूरी कांग्रेस और इंडी गठबंधन में ऐसी भगदड़ मची है, ऐसी भगदड़ मची है। मैंने सत्य रखा देश के सामने। कांग्रेस आपकी संपत्ति छीनकर उनके खास लोगों को बांटने की गहरी साजिश रचकर बैठी है। 2-3 दिन पहले मैंने कांग्रेस की इस वोट बैंक की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति का पर्दाफाश किया था। इससे कांग्रेस और उसको सिस्टम में उनको इतनी मिर्ची लगी है, इतनी मिर्ची लगी है कि वो हर तरफ गालियां देने में टूट पड़े। जो आए वो मोदी को गाली दे रहा है। मैं कांग्रेस से जानना चाहता हूं, आखिर कांग्रेस सच्चाई से इतना डरती क्यों है? कांग्रेस क्यों अपने नीतियों को ऐसे छिपाने में लगी है? जब आपने नीति बनाई है, निर्णय लिया है, तो अब जब मोदी जी ने खुल करके राज रख दिया, आपका हिडन एजेंडा बाहर आ गया, तो अब कांप रहे हो? अरे हिम्मत है तो स्वीकार करो, हम आपसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति को प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों के सामने रखा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से संविधान के खिलाफ रही है, दलितों और आदिवासियों के आरक्षण के खिलाफ रही है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ, बाबा साहब आंबेडकर के दिए हुए संविधान के साथ किस प्रकार से खिलवाड़ करने की कोशिश की। इस देश के में जब संविधान बना तब धर्म के आधार पर आरक्षण का घोर विरोध हुआ था, ताकि हमारे एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय को सुरक्षा मिलती रहे। लेकिन उन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने भाषण किया था और उस सभा में मैं मौजूद था मुख्यमंत्री के नाते। मुस्लिमों का देश के संसाधनों पर पहला हक है, ये मनमोहन जी का बयान है। और ये संयोग नहीं था और ये अकेला बयान नहीं था। कांग्रेस पार्टी की सोच हमेशा से तुष्टीकरण की रही है, वोट बैंक की राजनीति की रही है। 2004 में जैसे ही कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनी, उसके सबसे पहले किए गए कामों में था, सबसे पहला काम था चुनाव जीतने के बाद आंध्र प्रदेश में एससी, एसटी के रिजर्वेशन में से कमी करके मुसलमानों को रिजर्वेशन देने का प्रयास। ये एक पायलट प्रोजेक्ट था
जिसे कांग्रेस पूरे देश में आजमाना चाहती थी। 2004 से 2010 के बीच कांग्रेस ने 4 बार आंध्र प्रदेश में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू करने की कोशिश की, लेकिन कानूनी अड़चनों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जागरूकता के कारण वो अपने मंसूबा जो लेके चले थे वो पूरे नहीं कर पाए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के बयान को लेकर कांग्रेस को घेरा है। उन्होंने देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटने को लेकर कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की। कांग्रेस का ये परिवार सुपर पीएम बना हुआ था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने किसके इशारे पर कहा था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। आप देश को मुसलमान और गैर मुसलमान के नाम पर, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के नाम पर बांटना चाहते हैं। यह देश 1947 में एक विभाजन की त्रासदी को देखा है, और तो इस देश को आभार व्यक्त करना चाहिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, जिनके कारण पिछले 10 वर्ष में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से उभरे हैं। और कांग्रेस के घोषणा पत्र पर पीएम मोदी यूं ही हमलावर नहीं हो रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने एक जनसभा में कहा था कि वो पहले ये निर्धारित करने के लिए एक राष्ट्रव्यापी जाति जनगणना करेंगे कि कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग, ओबीसी, अनुसूचित जाति, एससी, अनुसूचित जनजाति, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इसके बाद धन के समान वितरण को सुनिश्चित करने के लिए एक ऐतिहासिक कदम के तहत एक वित्तीय और संस्थागत सर्वेक्षण कराया जाएगा। आइए सुनते हैं राहुल गांधी का ये बयान। देश का एक्सरे कर देंगे, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। माइनॉरिटीज को पता लग जाएगा कि इस देश में उनकी भागीदारी कितनी है। इसके बाद हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। इस ऐतिहासिक कदम के बाद हम क्रांतिकारी काम शुरू करेंगे। जो आपका हक बनता है वो हम आपके लिए, आपको देने का काम करेंगे। और केरल के तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि भाजपा नेतृत्व के हुरिया बयानों से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि प्रथम चरण के मतदान के बाद वो लोग बैकफुट पर हैं। उनको ये महसूस हो गया है कि भारत के लोग बदलाव चाहते हैं। With the recent statements of the leadership of the BJP, it's very clear that after the first phase of polling, they are on a back foot, and they've sensed that the people of India want a change. There is no wave in this election. This election is for change, and that is why these desperate attempts to kind of confuse the voters and create obstacles in the part of the Congress party. I am sure Election Commission will do what is required to be done. यूपी के गौतम बुद्ध नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सूरत में हमारा एक प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया तो कांग्रेस और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं कि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जनता की आंख में धूल झोंककर नहीं बल्कि आंख में आंख मिलाकर राजनीति करें। वरिष्ठ भाजपा नेता ने पूर्व की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि उसके समय में भी सांसद निर्विरोध चुने गए हैं। उनके सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र मजबूत और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीते तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। मेरे भाइयों, आपको अखबारों के माध्यम से जानकारी मिली होगी कि गुजरात में, सूरत में हमारा एक कैंडिडेट निर्विरोध जीत गया। भारतीय जनता पार्टी के जीतने का सिलसिला प्रारंभ हो गया और कांग्रेस के लोग और दूसरी राजनीतिक पार्टियां कह रही हैं यह लोकतंत्र के लिए खतरा है। मैं यह पूछना चाहता हूं, कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, विरोध पक्ष के लोगों को कहना चाहता हूं, जनता की आंखों में धूल झोंक कर राजनीति मत करो। जनता की आंखों में आंख मिलाकर राजनीति करो। हिम्मत है तो आपकी भी हुकूमत थी, कई बार सांसद निर्विरोध चुने गए।
आपके सांसद यदि निर्विरोध जीत जाएं तो लोकतंत्र मजबूत हो गया, और हमारा एक सांसद निर्विरोध जीत गया तो लोकतंत्र कमजोर हो गया। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में चुनावी रैली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों ने कभी सोचा था कि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, लेकिन भारत पर 200 वर्षों तक राज करने वाले ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। आपको कभी अंदाजा था क्या कि भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा? कभी सोचा था क्या? लेकिन आज आप कह सकते हैं कि 10 साल में हम 11वें पोजीशन से 11वें स्थान से उठकर जापान, ब्रिटेन जैसे देश, जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको भी पछाड़कर मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। और बसपा सुप्रीमो मायावती ने मेरठ में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विपक्षी पार्टियों को सत्ता में आने से रोकना है और उनके विचार से खुद को बचाते हुए केंद्र में एक मजबूत सरकार लानी है। कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोग काफी हद तक आजमा भी चुके हैं। ऐसी स्थिति में अब ये विरोधी पार्टियां इस चुनाव में भी किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हैं, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और केंद्रीय मंत्री और झारखंड के खूंटी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अर्जुन मुंडा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इससे पहले उन्होंने कर्रा के सोनमेर मंदिर और आंगनवाड़ी में मत्था टेका। नामांकन दाखिल करने के बाद उन्होंने रोड शो किया। इसमें बाबूलाल मरांडी समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी शामिल रहे। और पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा क्षेत्र में टीएमसी सांसद और आसनसोल से उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करते समय शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी उनके साथ मौजूद रहीं। केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार के पटना साहिब संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अंशुल अभिजन की उम्मीदवारों की मंजूरी दे दी है। और भाजपा ने अपनी एक और लिस्ट जारी कर लद्दाख से ताशी गवालसन को उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने मौजूदा सांसद जामयांग त्यारिंग नामग्याल की बजाय ताशी गवालमन को उतारा है। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे, लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की, और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों की ओर बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के दक्षिण गोवा संसदीय सीट के उम्मीदवार विरिएटो फर्नांडिस के खिलाफ भारतीय संविधान पर उनके द्वारा कई टिप्पणी को लेकर चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी गोवा अध्यक्ष सदानंद शेट तनावड़े ने पणजी में मुख्य चुनाव अधिकारी रमेश वर्मा को लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। बीजेपी गोवा अध्यक्ष सदानंद शेट तनावड़े की ओर से शिकायत में विरिएटो फर्नांडिस पर भारतीय संविधान के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने का आरोप लगाया गया है। साथ ही फर्नांडिस ने अपने चुनावी भाषण में टिप्पणी की थी कि साल 1961 में पुर्तगाल से आजादी मिलने के बाद गोवा पर भारतीय संविधान थोपा गया। और आगे बढ़ते हैं। राज्य में आरक्षण उद्देश्यों के लिए पूरे मुस्लिम समुदाय को पिछड़ी जाति के रूप में वर्गीकृत करने के कर्नाटक सरकार के फैसले की राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने आलोचना की है। आयोग ने इस तरह के व्यापक वर्गीकरण को सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को कमजोर करने वाला बताया है। कर्नाटक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार मुस्लिम धर्म के भीतर सभी जातियों और समुदायों को पिछड़े वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी 2B के तहत सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। एनसीबीसी ने पिछले साल राज्य का दौरा कर शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में ओबीसी के लिए राज्य की आरक्षण नीति की जांच की है। एनसीबीसी ने सोमवार को एक बयान जारी कर बताया कि कर्नाटक के मुस्लिम धर्म की सभी जातियों समुदायों को नागरिकों के सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के रूप में माना जा रहा है और उन्हें शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश और नियुक्तियों में आरक्षण प्रदान करने और राज्य की नौकरियों में आरक्षण के लिए पिछले वर्गों की राज्य सूची में श्रेणी 2B के तहत अलग से मुस्लिम जाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। आरोप ने राज्य सरकार के इस फैसले पर आपत्ति व्यक्त करते हुए कहा कि धर्म आधारित आरक्षण स्पष्ट रूप से दलित मुस्लिम जातियों समुदायों के लिए सामाजिक न्याय की नैतिकता को प्रभावित करता है और उनके खिलाफ काम करता है। और दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वीआरएस नेता के कविता को एक और झटका लगा है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और वीआरएस नेता के कविता की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 मई तक बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और के कविता दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए। अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को दिल्ली सरकार की रद्द हो चुकी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल बीते 1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद है। और दिल्ली के गाजीपुर लैंडफिल साइट पर लगी आग को बुझाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। बावजूद इसके आग पर अब तक काबू नहीं पाया गया है। आग लैंडफिल में पैदा हुई गैस के कारण कल शाम 5 बजे लगी थी। रविवार शाम को भीषण आग लगने के बाद गाजीपुर लैंडफिल से धुआं निकलता अभी भी देखा जा सकता है। इस घटना के बाद दिल्ली का आप सरकार निशाने पर है। गौरतलब है कि कभी केजरीवाल ने कहा था कि इस कचरे को ढेर को खत्म कर दिया जाएगा। और थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा कि आज के वैश्विक हालात में किसी भी देश की क्षमता की अहमियत फिर से बढ़ी है। उन्होंने कहा कि भारत की क्षमता को आकार देने में आत्मनिर्भरता कैसे अहम भूमिका निभा रही है। इस पर आर्मी चीफ ने अपने विचार रखे। अपने संबोधन में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा कि मौजूदा भू रणनीतिक परिदृश्य में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। हाल की भू राजनीतिक गतिविधियां बताती हैं कि जहां भी राष्ट्रीय हितों को लेकर चिंताएं उभरेंगी, देश युद्ध से भी पीछे नहीं हटेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसिंग का सरलीकरण, निजी क्षेत्र की समावेशी भागीदारी और डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना जैसे कई अहम कदम उठाए हैं। To achieve Atmanirbharta, it is essential that an effective defense industry ecosystem is created in the country. The government has taken a number of enabling actions in this regard, such as simplification of industrial licensing, deregulation,
inclusive participation of private sector, foreign investment liberalization, incentivization for transfer of technology, promulgation of positive indigenization lists, dedicated R&D budget for domestic capital procurement, enhance delegated financial powers, corporatization of ordnance factories, laying emphasis on defense exports and establishment of defense corridors. ब्रिटेन की संसद ने विवादित रवांडा डिपोर्टेशन बिल पारित कर दिया है। संसद के दोनों सदनों में हंगामे के बीच इस बिल को हरी झंडी दिखा दी गई है। इसके साथ ही ऋषि सुनक ने अपना सबसे बड़ा वादा पूरा कर दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में रवांडा पॉलिसी लागू करने का वादा किया था। ऋषि सुनक का कहना है कि 10 से 12 सप्ताह के भीतर ब्रिटेन से अवैध शरणार्थियों के पहले जत्थे को रवांडा भेजना शुरू कर दिया जाएगा। इसके लिए सरकार ने कमर्शियल चार्टर प्लेन बुक किए हैं और स्टाफ को प्रशिक्षण भी दिया है ताकि वो शरणार्थियों को रवांडा ले जा सकें। रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जनवरी से मार्च के बीच इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन पहुंचने वालों की संख्या 4,600 से अधिक है। तो हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।